नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी की टेस्ट सीरीज जैसे हमारी चल रही थी उसमें देखेंगे हम टेस्ट 3। हमने 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और तीसरे टेस्ट देखेंगे हम ज्योग्राफी का। 2 थे हमारे पॉलिटी के, ठीक है। अभी तीसरा है हमारा ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का, ठीक है। जैसे कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में इसके देखेंगे हम 50 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 1 से 50 क्वेश्चन तक हम देखेंगे और फिर 51 से लेकर 100 तक देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये 50 क्वेश्चन हम लगभग 45 या 50 मिनट में करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है सूडान वायरस रोग के बारे में। सूडान वायरस रोग डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूडान वायरस और इबोला वायरस एक ही परिवार से संबंधित हैं, सही है। और ये कह रहा है सूडान वायरस रोग एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा सांस के माध्यम से वायरस युक्त बूंदें और सूक्ष्म कणों को हवा में छोड़ने के कारण फैलता है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये किससे फैलता है? खून से फैलता है, पसीने से फैलता है, लार से फैलता है, उल्टी से फैलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फैलता है, न कि सांस के माध्यम से। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यदि बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो सूडान वायरस रोग के लिए कोई प्रभावी एंटीवायरल दवा और वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो सही बात है, ये उपलब्ध नहीं है इसके लिए कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन। और इसमें पूछ रहा है कितने सही हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन सही हैं, यानी कि 1 और 3। ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब जैसे कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मरुस्थल दिया है, महाद्वीप दिया है। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल आपको पता है कहाँ है? अटाकामा मरुस्थल बताइए कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? ये है आपका चिली में। कहाँ है? चिली में। अब ये दिमाग में आएगा चिली कहाँ है, तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है। और सोनोरन मरुस्थल जो है वो है उत्तरी अमेरिका में। ये आपका सही है। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अटाकामा जो मरुस्थल है, तो ये चिली और पेरू में, तो पेरू में भी आता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी का जो है सबसे शुष्क मरुस्थल में से एक मरुस्थल माना जाता है, ठीक। अब ये जो मरुस्थल है दक्षिण वाला, ये ऑस्ट्रेलिया वाला, ये पश्चिम में और दक्षिण में मिलता है। पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ मिलता है, ठीक है। यहाँ रेत के टीले हैं, जैसे लवणीय झील है, पथरीले भूभाग हैं, तो ये चीज़ें शामिल हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवहनीय वर्षा मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में होती हैं। कभी आपने सुना है संवहनीय वर्षा कहाँ होती हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होंगी। ध्रुवीय क्षेत्र में क्यों होंगी भाई? तो ये तो आपको वैसे ही गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है पर्वतीय वर्षा पर्वतों के कारण आर्द्रता युक्त पवनें के ऊपर उठने के कारण होती हैं। तो ये आपका सही है, ऑप्शन होगा आपका बी राइट, ठीक है। ये विषुवतीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा जो होती है विषुवतीय प्रदेश में और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में होती हैं, ठीक है। किसके कारण होती हैं? तीव्र जो सौरताप होता है उसके कारण होती है, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होता है, लेकिन वर्षा के कारण क्या हो जाता है? संतुलन हो जाता है, ठीक। गर्म वायु जब ऊपर उठती है, तेजी से ऊपर उठती है और उसको प्रेरित करती है, तो ये क्या हो, ये ठंडी वायु जो है, ठंडी जब होंगी संघनित होकर, तो अत्यधिक वर्षा करेंगी। उसके कारण ये आमतौर पर जो वर्षा होती है संवहनीय वर्षा दोपहर में होती है, यानी कि आफ्टरनून में होती है, ठीक है। अब ये जो वर्षा है पर्वतीय वर्षा, इस वर्षा को हम क्या कहते हैं? एक तो और नाम से जानते हैं, इसको रिलीफ रेनफॉल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रिलीफ रेनफॉल के नाम से,
ये ध्यान रखेंगे ये भी नाम, ठीक है। और इसका क्षेत्र कहाँ है, यदि क्षेत्र की इसकी हम बात करें, जैसे कि भारत में पश्चिमी घाट हो गया और रॉकी हो गया। रॉकी जो पर्वत है वो कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। और एंडीज पर्वत हो गया जो कि साउथ अमेरिका में है, ठीक। ये दोनों रॉकी और एंडीज पर्वत को भी ध्यान रखेंगे। और एक आल्पस, जैसे कि और पर्वतों की बात करें, जैसे कि आल्पस हो गया, एटलस हो गया। आल्पस जो है, आल्पस है आपका कहाँ, यूरोप में। एटलस कहाँ है, अफ्रीका में। तो ये मरुस्थल भी आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सिरोक्को, मिस्ट्रल, बोरो। अभी कह रहा है कितनी भूमध्य सागर क्षेत्र में चलने वाली ठंडी स्थानीय पवनें हैं। तो ठंडी पवनें कौन कौन सी हैं, इसमें मिस्ट्रल होगा और बोरो होगा। तो ये 2 और 3, इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। सिरोक्को जो पवन है ये सर्वाधिक ये गर्म पवन है, एक गर्म और शुष्क पवन है। गर्म और कैसी है, शुष्क पवन है। धूल भरी पवन है, धूल भरी पवन भी कहते हैं इसको, सिरोक्को को धूल भरी पवन भी कहा जाता है, ठीक है। तो सिरोक्को कहाँ है, ये है आपकी सहारा मरुस्थल में। और ये जो है इसकी आवृत्ति सर्वाधिक कब होती है, तो वो होती है वसंत ऋतु में, ठीक है। तो ये आपका गलत है इसमें। और मिस्ट्रल कहाँ है, मिस्ट्रल है आपकी फ्रांस में, ठीक। और बोरो कहाँ है, एड्रियाटिक सागर में, ठीक। चलिए, और यूरोप और भूमध्य सागर के बीच भी हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ताप व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह तब होता है जब ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे फंस जाती है, और यह सामान्यतः शीत ऋतु की साफ आसमान वाली रातों में देखा जाता है। यह शहरी क्षेत्रों में प्रदूषक के फैलाव को सक्षम बनाता है। कितने सही हैं इसमें, देखिए, यह तब होता है जब ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे फंस जाती है। तो यहाँ पे शीत वातागर का निर्माण भी होता है। तो ऑप्शन सही है आपका। अभी ये कह रहा है यह सामान्यतः शीत ऋतु की साफ आसमान वाली रातों में देखा जाता है, तो ये भी ठीक है। अभी ये कह रहा है शहरी क्षेत्रों में प्रदूषकों के फैलाव को सक्षम बनाता है, तो ये सक्षम नहीं बनाता है, फैलने से रोकता है इसको। प्रदूषण जो है उसको फैलने से रोकता है, ठीक है। क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में फैलाव को रोकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन होगा 1 और 2, यानी कि केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें होगा आपका कौन सा, आयन मंडल होगा। कौन सा होगा, आयन मंडल होगा। अब यदि बात करते हैं क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल कब से कहाँ तक, कितने किलोमीटर तक है, ये है 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 0 से 18 किलोमीटर तक लंबाई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, और इसको सबसे निचली परत या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में भी। यदि बात करते हैं हम समताप मंडल की, समताप मंडल में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओजोन परत। ओजोन परत देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, जो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनका अवशोषण करती है, यानी कि अवशोषित करती है, रोकती है, ठीक है। यदि बात करें मध्य मंडल की, ये सबसे ठंडी परत है, यह सबसे ठंडा मंडल माना जाता है और बहुत पतली है ये, ठीक है। अब ये जो है समताप मंडल कब से कब तक है, 1818 से लेकर 50 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। मध्य मंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 50 से 80 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, इसमें अब यदि क्रम पूछ लिया जाए तो कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं के बीच में क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में कौन सी सीमा आती है,
ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही क्षोभ मंडल और ये समताप मंडल और मध्य मंडल, जो ये समताप मंडल और ताप मंडल के बीच में कौन सी सीमा आती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आएगी क्षोभ सीमा, यहाँ पे आएगी समताप सीमा, ठीक। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, तब यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है मुख्य रूप से निम्नलिखित महासागरीय घटनाओं में से कौन सी महासागरीय धाराओं की गति को प्रभावित करती है? उत्प्रभा, थर्मोहेलाइन परिसंचरण और सुनामी। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ए ऑप्शन, सुनामी नहीं करेंगे, उत्प्रभा और थर्मोहेलाइन परिसंचरण करेंगे गति को प्रभावित। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट, क्योंकि सुनामी जो है, सुनामी जल प्रवाह नहीं होता है सुनामी में। और जब कोई सुनामी लहर भूमि से टकराती है, जब कोई सुनामी जब लहर आती है उस भूमि से टकराती है तो वह समाप्त हो जाती है सुनामी, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। अब ये कह रहा है दूसरा, बहिरुष्ण उष्ण चक्रवात पछुआ पवनों से संबंध होते हैं। अब ये बहिरुष्ण को हम शीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके सही हैं, लेकिन ये कह रहा है चक्रवात की आँख में वायुदाब निम्न हो और वायु की गति उच्च होती है। यहाँ पे जो होता है वायुदाब वो होता है हाई प्रेशर, और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इसकी गति निम्न होती है, उच्च नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका 1 और 2, ऑप्शन होगा ए राइट, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप बताएंगे कि इसमें कौन सा राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन है वैश्विक दाब पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, करिए विचार। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विषुवत रेखीय निम्न दाब पट्टी को डोलड्रम भी कहा जाता है। अब यदि हम देखें ये पृथ्वी है मान लो, ठीक है। अब हम इसके बीच से 0 डिग्री, इधर देखें 0 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री और यहाँ आपकी देखिए यहाँ 0 डिग्री, यहाँ मान लीजिए 0 और यहाँ मान लीजिए आपके 23.5 और यहाँ मान लीजिए 23.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे है 5 डिग्री और यहाँ पे है 5 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री, तो इसके मध्य ये डोलड्रम पाई जाती है। तो ये विषुवतीय रेखीय प्रदेश में ही तो पाई जाती है, यहाँ की लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। अब ये कह रहा है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी अवरोही वायु और शांत दशाओं से संबंध है। तो जब यहाँ हाई प्रेशर है, इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर है, तो इसके ऊपर जो होगा वो हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ऑप्शन होगा आपका सी राइट, ठीक। यदि हम बात कर रहे हैं डोलड्रम की बात की हमने, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ दोनों में पाई जाती है, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ, ठीक। उपोष्ण की बात करें तो उपोष्ण में हाई प्रेशर बेल्ट है, और जिसको हम क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश भी कहते हैं इसको, अश्व अक्षांश, उपोष्ण कटिबंधीय को अश्व अक्षांश, ठीक है, अश्व अक्षांश कहते हैं। और ये जो पाई जाती है पट्टी, तो ये है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, अक्षांश करेगा, ऊंचाई भी करेगी, महासागरीय धाराएं भी करेंगे और मानवीय गतिविधियां भी करेंगी। मानवीय गतिविधियों में क्या हो सकता है, जैसे कारखाने होते हैं, इंडस्ट्री होती हैं, वनोन्मूलन होता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, तो ये सब किस में आती हैं, मानव गतिविधियों में आती हैं। अब महासागरीय धाराएं कैसे प्रभावित करेंगी तापमान को, कुछ तो होती हैं गर्म पवनें, कुछ होती हैं गर्म पवनें, अब कुछ होती हैं ठंडी पवनें, जो कि और कुछ ठंडी जलधाराएं होती हैं, कुछ गर्म जलधाराएं होती हैं। गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं होती हैं। गर्म जलधारा जैसे कि गल्फ स्ट्रीम की धारा, और ठंडी बोलेंगे पेरू की धारा। ठीक है, ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई में क्या होता है, जैसे ऊपर बढ़ते हैं, पृथ्वी से चलेंगे तो ऊपर बढ़ते समय क्या होगा, तापमान में कमी आएगी। ठीक है, किस तरह कमी आएगी, यदि 1000 मीटर हम ऊपर चलेंगे, ऊपर जाएंगे तो 6.5 किलोमीटर की कमी आती है। ठीक है, अब बात करें हम अक्षांश की। अक्षांश में क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है, चलिए इसमें होगा आपका 1 2 3 4, ऑप्शन कौन सा है, सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर के सबसे निकट है, तो कौन सा है, ये होगा आपका लंदन, ऑप्शन होगा ए, यूके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये भूआकृतियां हिमनद क्षेत्रों में हिमनद के नीचे की ओर खिसकने की स्थिति में निर्मित होती हैं। हिमनद से पहले मौजूद नदी घाटियों को गहरा, चौड़ा और सीधा करके यू आकार की घाटियों में बदल देते हैं। जब हिमनद पिघलते हैं और जब हिमनदीय वर्तन होता है तो ये घाटियां पर्वतीय समुद्री जल से भर जाती हैं, जिसे गहरे इनलेट प्रवेश द्वारा बन जाते हैं। ये सामान्यतः नॉर्वे, कनाडा और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार की आकृति, भू आकृति का निर्माण किया गया है, तो इसको क्या कहेंगे हम, बताइए क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम फ्योर्ड। ऑप्शन कौन सा होगा, फ्योर्ड, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। नहीं, फ्योर्ड नॉर्वे, कनाडा, न्यूजीलैंड नहीं, इसमें होगा आपका सर्क होगा, ऑप्शन होगा ए। इसमें आपका सर्क नहीं होगा, वही होगा फ्योर्ड, ऑप्शन होगा फिजार्ड नहीं है, फजार्ड नहीं है, ये फ्योर्ड है, FIORD। ठीक है, फ्योर्ड। सर्क में क्या होता है, सर्क में जैसे कि हिमनद घाटियां होती हैं, उनके शीर्ष पर पाए जाने वाला एक कटोरे के आकार का गर्त होता है, यानी कि खड्डा होता है। ठीक है, अब यदि बात करें हम अरेट की, अरेट में क्या होता है, जब दो हिमनद घाटियों के बीच एक संकीर्ण और तीक्ष्ण चोटी होती है तो उसको हम अरेत कहते हैं। यदि हम हिमोड की बात करें तो हिमनद द्वारा जो निक्षेपित मलबे होते हैं, जैसे चट्टानें और तलछट का ढेर होता है। ठीक है, तो इसको हम हिमोड कहते हैं। और ये फ्योर्ड जो है मिलते हैं नॉर्वे में, कनाडा में और न्यूजीलैंड में मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, सुर्खियों में रही नमस्ते योजना का उल्लेख निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है, तो किस संदर्भ में किया जाता है, शिल्पकार और पारंपरिक कारीगरी के लिए, कौशल विकास पहल नहीं, सीवर सफाई के मशीनीकरण और सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए एक योजना, यही ठीक होगा, आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, द्विपक्षीय निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विपक्षीय अभ्यास दिए हैं और भारत के साथ भागीदार देश दिए हैं। एक्वेरिन जापान के साथ, कोमोडो इंडोनेशिया के साथ और धर्म गार्जियन फ्रांस के साथ। क्या होगा इसमें,
देखिए धर्म गार्जियन किसके साथ होता है, जापान के साथ होता है धर्म गार्जियन, तो ये तो आपका गलत है। ठीक, यदि एक्वेरियन की बात करें, एक्वेरियन जो है वो किसके साथ हुआ है, तो मालदीव के साथ हुआ है, ये मालदीव के साथ हुआ है, तो ये भी गलत है। कोमोडो जो हुआ है वो इंडोनेशिया के साथ हुआ है। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, बाली में हुआ था, बाली, इंडोनेशिया के बाली में, वाली नहीं है बाली है। ठीक, चलिए इसमें होगा केवल 2, ऑप्शन होगा 1, यानी कि केवल 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं ओवॉइड सेल्स की। ओवॉइड सेल्स की, अवॉइड सेल्स शब्द निम्नलिखित में से किस संदर्भ में सुर्खियों में रहा, किस संदर्भ में सुर्खियों में रहा। मानव भ्रूण में पाया जाने वाला एक प्रकार का स्टेम सेल जो ऊतक पुनर्जनन में सहायता करता है, नहीं। सेकंड है अंडे के आकार की जीवाणु कोशिका जो अद्वितीय एंटीबायोटिक प्रतिरोध गुण प्रदर्शित करती है, ये भी नहीं होगा। कुछ कवक बीजाणु वर्गीकरण जो पौधों की बीमारियों में योगदान करते हैं, नहीं। तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली एक विशेष कोशिका जो संरचना जो पहचान की स्मृति में एक आधारभूत भूमिका निभाती है, ऑप्शन होगा आपका डी, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में ESG यानी कि पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस फ्रेमवर्क पद का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भ में किया जाता है, किस संदर्भ में किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। कौन सा सही होगा इसमें, इसमें होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मत्स्य 6000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन कह रहा है मत्स्य 6000 एक दो व्यक्ति वाली सबमर्सिबल जो समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक की जा सकेगी। तो इसमें 2 नहीं है, इसमें है 3 व्यक्ति, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं। सेकंड है इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है, ये सही है। और थर्ड है यह गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए भारत का पहला मानव मिशन है, ये भी सही है। तो आपका इसमें होगा 2, 3, ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन कहाँ विकसित किया जा रहा है, चेन्नई में। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाइट विंग्ड डक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है व्हाइट विंग्ड डक को IUCN रेड लिस्ट के तहत संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, गंभीर संकटग्रस्त के रूप में किया गया है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से पश्चिमी घाटों में व्यापक रूप में पाई जाती है, ये भी गलत है। संपूर्ण भारत में नहीं पाई जाती है, तो कहाँ कहाँ पाई जाएगी, उत्तर भारत में पाई जाएगी, जैसे अरुणाचल हो गया, असम हो गया, ठीक, और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाएगी। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। अब ये कह रहा है यह एक रात्रिचर पक्षी प्रजाति है जो मुख्यतः रात के समय में सक्रिय रहती है, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए ये क्या है, एक प्रजाति है जो शर्मीली प्रकार की होती है, जंगल में इसको पहचानना जो है कठिन होता है, जंगल में इसको पहचाना नहीं जा सकता है। ठीक, इसके आहार क्या है, क्या खाती है ये, तो जैसे कि पौधे हो गए, बीज हो गए, कीड़े हो गए, मछलियाँ हो गई, तो ये सब इसके भोजन के आहार। ठीक है, चलिए लेकिन इसको
असम में किस नाम से जाना जाता है? देवहान के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इससे संबंधित पार्क के बारे में बात करें तो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, तो उसको वहाँ पे देवहान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन केवल 1, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले पद एक्रीशन डिस्क का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो किसके संदर्भ में किया जाता है, कमेंट करिए और बताइए। फर्स्ट है इसमें इंटरस्टेलर यानी कि अंतरतारकीय धूल और गैस से ग्रहीय प्रणालियों का निर्माण, तो ये आपका सही होगा। ठीक, किसका मिशन है ये? तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में टिमटिमाती रोशनी के कारण इसको डिटेक्ट किया गया है। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? सपाट होगी, वृत्ताकार होगी और दीर्घ वृत्ताकार होगी। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ढोकरा कलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ढोकरा एक प्राचीन एहलो धातु ढलाई तकनीक है जिसमें लुप्त मोम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सही बात है। और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा ढोकरा उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। ये भी ठीक है। क्यों चर्चा में रही थी ये? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फ्रांसीसी के राष्ट्रपति हैं उनको उपहार में ये ढोकरा कलाकृति भेंट में दी थी। ठीक है, इसलिए चर्चा में रही। बेल मेटल शिल्प का एक रूप है, बेल मेटल शिल्प का, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले माया, अमोघ, अदम्य पदों का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल पादप नहीं होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साइबर सुरक्षा नहीं होगा। स्वदेश रोबोटिक बारूदी सुरंग हटाने और बम निपटान प्रणाली नहीं। और ये एडवांस अंडर वाटर व्हीकल्स है। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ट्रस्ट पहल क्या है? ट्रस्ट पहल क्या है? तो यह एक द्विपक्षीय सहभागिता है जिसका उद्देश्य क्या है? एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में पारदर्शिता, लचीलापन और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट। ठीक है, ट्रस्ट पहल का मतलब ही क्या होता है? इसका पूर्ण रूप यदि पूछा जाए, यदि पूर्ण रूप पीसीएस में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि पूर्ण रूप है इसका। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये जो पहल है भारत और किसके बीच है? भारत और यूएसए के बीच है। ये भी दो चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका उद्देश्य भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम 23 की। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो जी, कर लेते हैं विचार इस पे भी। क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन से बना है। ठीक है, अब ये कह रहा है ओजोन परत मुख्य रूप से क्षोभमंडल में पाई जाती है। जब हमने क्षोभमंडल की जो हमने बात की थी, क्षोभमंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की, ताप मंडल की, आयन मंडल की, इन की बात हमने शुरू में कर ली थी। तो हमने क्या बताया था, क्षोभमंडल के बाद जब समताप मंडल आता है तो उसमें समताप मंडल में ओजोन परत की हमने बात की थी। अब ये ऑप्शन कह रहा है क्षोभमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये गलत, सेकंड। तो ऑप्शन होगा आपका केवल 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कर्क रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है, कर लेते हैं। ऑप्शन है माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब इसमें कर्क रेखा को ध्यान रखेंगे। अब ये जैसे कि कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, या भूमध्य रेखा है, या मकर रेखा है। अब 3 रेखाएं हैं, तो कर्क रेखा को कौन सी काटेगी? माही काटेगी। इसको कौन सी काटेगी और इसको कौन सी काटेगी? ठीक है, तो इसकी ट्रिक है माँ काली, माँ काली और ली। तो यहाँ तक जो मकर रेखा को काटेगी वो काटेगी लिम्पोपो नदी, ठीक है, और कर्क रेखा को जो काटेगी वो कौन सी काटेगी? माही, और इसको काटेगी कांगो। तो ध्यान रखेंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। अभी कह रहा है राजस्थान में उदयपुर कर्क रेखा के सबसे निकट शहर अवस्थित हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा केवल 1। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फिर से कर्क रेखा, अच्छा क्या है, निम्नलिखित पर विचार करना है। गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, राजस्थान। अब ये कह रहा है भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो सीधा बता दो कितनों से गुजरती है, 8 से या 9 से? बताइए। 8 से गुजरती है। अभी लेकिन इसमें पाँच दिए हैं। देखिए गुजरात से गुजरेगी, पहला गुजरात से गुजरेगी, दूसरा राजस्थान से गुजरेगी, और तीसरा मध्य प्रदेश से, और चौथा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा से, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम से। तो ये आपके कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, और मणिपुर इसमें नहीं है, और 5। 1, 2, 3, 5 है कोई से में, यानी कि 3 और 1 4, केवल 4। ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने खुद ही देखा, देखिए पहले पे गुजरात हो गया, पहले पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश एमपी, चौथे पे छत्तीसगढ़, 5वें पे कौन सा हो छत्तीसगढ़ के बाद? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। और किससे गुजरेगी? झारखंड से गुजरेगी, छत्तीसगढ़। अभी देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। ठीक है, झारखंड भी है इसमें। चलिए, लेकिन मणिपुर नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भारत की लेटेराइट मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं या है? ठीक, अब ये कह रहा है ये उच्च तापमान निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होती हैं। सेकंड है इनमें जैविक पदार्थ और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो गलत होगा। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले तो ये भी गलत होगा। और थर्ड है इसमें मकान बनाने के लिए इनका प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। ये आपका सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी राइट होगा। ठीक, यदि लेटेराइट की बात करते हैं तो यहाँ पे उच्च तापमान तो है, लेकिन ये निम्न वर्षा कह रहा है, निम्न वर्षा नहीं होगा, उच्च वर्षा होगा यहाँ पे। ठीक, उच्च वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। अब ये कह रहा है जैविक पदार्थ और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब जैविक पदार्थ नाइट्रोजन है, फास्फोट है, कैल्शियम है, इनकी कमी पाई जाती है लेटेराइट मृदा में। अब जैसे कि लोह ऑक्साइड हो गया, पोटास हो गया, तो इनकी जो है अधिकता है। तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक, अब ये कह रहा है ये हल्के चक्रवातीय अवदाब हैं जो पूर्वी भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। सही है। ये कह रहा है ये उत्तरी भारत में रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं। और थर्ड है रात्रि के समय तापमान में वृद्धि सामान्यतः इन चक्रवाती विक्षोभों के आगमन के अग्रिम संकेत देती हैं। तो ऑप्शन ये भी ठीक है। ऑप्शन होगा तीनों ठीक। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए जी करते हैं। सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु से सतलज के मध्य पंजाब हिमालय को जाना जाता है। ठीक है, ये कह रहा है सतलज और काली के बीच, काली के मध्य स्थित हिमालय के भागों को नेपाल हिमालय के नाम से, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, लेकिन ये किसके नाम से जाना जाएगा? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाएगा, ना कि नेपाल हिमालय के नाम से। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है तिस्ता और दिहांग, तिस्ता और दिहांग जो है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अब जैसे कि सिंधु से सतलज है, सतलज से काली है, काली से तिस्ता है, तिस्ता से दिहांग है। अब ये हो गए 4। तो ये हो गया पंजाब हिमालय, और यहाँ पर हो गया कुमायूं हिमालय, यहाँ हो गया नेपाल हिमालय, और यहाँ हो गया आपका असम हिमालय। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए 1 और 3 इसका राइट होगा। 1 और 3 कौन से में है? ऑप्शन सी में, सी राइट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट का एक उदाहरण है, फर्स्ट है। सेकंड है पूर्वी तटीय मैदान पत्तनों यानी कि क्या, बंदरगाहों या पोर्ट, जो पोर्ट होते हैं जिसको बंदरगाह भी कहते हैं, और पोताश्रों के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। ये तो आपका ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला ही सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? केवल 2, ऑप्शन होगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें मौसमी होती हैं, विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर संपादित प्रकृति प्रदर्शित करती हैं। सेकंड है तटीय क्षेत्रों से दूर अंतर्देशीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर मानसूनी वर्षा सामान्यतः कम होती जाती है। और थर्ड है भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण, तीव्रता और पर्वत पठारों जैसी भौगोलिक विशेषताओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। और ये कह रहा है मानसून का आगमन धीमा और क्रमिक होता है, जबकि इसकी जो वापसी होती है और वापसी अचानक कम अवधि में होती है। तो कौन सा राइट होगा? देखिए पहला तो इसमें राइट है, सेकंड भी राइट है और थर्ड भी राइट है, लेकिन फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ में हमको डाउट है। तो इस वजह से हम देखेंगे फिर से। मानसून का आगमन धीमी गति से, मानसून का जो आगमन होता है वो कैसे होता है? अभी जैसे मानसून का आगमन धीमी गति से और वापसी अचानक और कम अवधि में होती है। वापसी जो होती है इसकी कम अवधि में नहीं होती, और ये यहाँ पे अचानक भी नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे होती है। वापसी अचानक नहीं होती, बल्कि क्या होती है? धीरे धीरे और क्रमिक रूप में होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये उल्टा कर दिया है यहाँ पे ऑप्शन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो जाएगा आपका 1 2 3 यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन है वायु राशियों और वाताग्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वायु राशि वायु का एक बृहत भाग है जो एक विशाल क्षेत्र में विस्तृत होती हैं और एक समान तापमान और आर्द्रता की विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं। वायु राशियाँ स्थायी होती हैं और अन्य वायु राशियों के साथ परस्पर क्रिया नहीं करती। जब दो भिन्न और उष्ण एवं शीतल जलवायु मिलती हैं तो एक वाताग्र का निर्माण करती हैं। ये तो सही है, ये भी सही है। वायु राशियाँ स्थायी होती हैं और ये परस्पर क्रिया नहीं करती हैं। तो ये ऑप्शन में हमको डाउट है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। 1 और 3 होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? 1 और 3, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रति चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रति चक्रवात स्थिर मौसम और दशाओं, स्वच्छ आसमान और शुष्क वायु से संबंध होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवनें दक्षिणी दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वामाव्रत होती हैं, यानी कि उल्टी दिशा में होती हैं। तो ये आपका दोनों सही हैं। ऑप्शन होगा आपका कौन सा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहिरुष्ण जो है, जो हमने शुरू में भी बताया था, शीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं इसको। तो अधिकतर ये इसमें ही फंसाता है, बहिरुष्ण। अभी दिमाग में एक बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कहते हैं। अब क्वेश्चन ऑप्शन है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थल और महासागर दोनों पर निर्मित हो जाते हैं। सही बात है, दोनों पर निर्मित होते हैं, लेकिन उष्ण चक्रवात जो होते हैं वो किस पे होते हैं बताइए, कमेंट करिए और बताइए। सेकंड है, ये सामान्य तौर पर पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। ये भी सही है। अभी कुछ में क्या होता है, अभी इसको यहाँ से पूरब से पश्चिम कर दिया जाता तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे डाउट में हो जाते हैं कि हाँ ये पूरब से पश्चिम था या पश्चिम से पूरब था, तो इसी वजह से गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अभी कह रहा उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात वामाव्रत दिशा में प्रवाहित होते हैं, तो ये भी ठीक होगा। तो आपका कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत के जलवायुवीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, एक तरफ जलवायु समूह दिए हैं, एक तरफ क्षेत्र दिए हैं, और कितने सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून पश्चिमी घाट में, AM जो है वो पश्चिमी घाट में, ठीक है, ये तो सुमेलित है। ये कह रहा है उष्णकटिबंधीय सवाना छत्तीसगढ़ के मैदान में AW, ये भी ठीक है। और ये कह रहा है शीतल आर्द्र जलवायु जो कि DFB, जो कि भारत में नहीं पाई जाती है, भारत में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, अरुणाचल में जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाएगी, तो वो है H। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका 1 और 2 सही होंगे, तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन होगा A राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। देखिए क्वेश्चन है, गंगा नदी की तंत्र के संदर्भ में विष्णु प्रयाग, अब इसको क्या करना है, गोल करना है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम पर अवस्थित है। अब कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन PCS में कई बार पूछा जा चुका है, UP PSC में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए क्या राइट होगा इसमें, विष्णु प्रयाग में इसमें होगा धौली गंगा और अलकनंदा। अब ऐसे ही क्या होता है, एक तो हो गया विष्णु प्रयाग, एक होता है देव प्रयाग। देव प्रयाग जो होता है भागीरथी और अलकनंदा पे होता है, देव प्रयाग जो होगा देव प्रयाग। और यदि बात करें हम मंदाकिनी की, तो इसमें होगा रुद्रप्रयाग। क्या होगा, रुद्रप्रयाग। तो ये भी आपको ध्यान रखना, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और विष्णुप्रयाग। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठंडी जलवायु में मृदा में बहुत कम ह्यूमस सामग्री होती है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है ठंडी जलवायु में जीवाणु की सक्रियता अधिक होती है, कम होगा, जिससे कार्बनिक सामग्री को तेजी से अपघटन होता है और ह्यूमस का संचय कम हो जाता है। कथनों में कौन सा सही है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें कौन सा होगा, केवल 1 राइट है, तो ऑप्शन होगा आपका सी राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, 36। चलिए 37 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अभी कह रहा है हिमालय नदियां तो 12मासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी प्रकृति की होती हैं। सही है, ठीक है,
और प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्य तौर पर सीधे मार्ग का अनुसरण करती हैं, जबकि हिमालय की जो नदियाँ होती हैं, हिमालय की नदियों का विसर्पी मार्ग अत्यंत प्रभावी होता है। ये भी ठीक है। ये कह रहा है, तीसरा है, हिमालय की नदियाँ गहरी वी आकार की घाटियों से प्रभावित होकर, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ तुलनात्मक रूप से उथली घाटियों में प्रभावित होती हैं। ये भी सही है। ऑप्शन होगा आपका तीनों राइट। तो ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय मानसून व्यापारिक पवनों के विपरीत स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर प्रकृति का होता है। मानसूनी वर्षा में समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ गिरावट में प्रवृत्ति होती है। और थर्ड है, मानसूनी वर्षा मुख्यतः उच्चावच और स्थलाकृति द्वारा नियंत्रित होती है। तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। चलिए इसमें भी आपके तीनों सही, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों में से कौन से शामिल हैं? बताइए कौन कौन से शामिल हैं। देखिए, धूसर जल प्रबंधन है, कौशल विकास रोजगार सृजन भी है, बॉटम अप योजना भी है और महिला सशक्तिकरण भी है। तो इसमें आपका कौन सा होगा? ऑप्शन होगा आपका डी राइट। अब ये बताइए, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 2019 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वे ऋण प्रतिभूतियां हैं जिन्हें किसी राज्य सरकार द्वारा उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किया जाता है जिनका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड योजना है, तो ये राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार की होती हैं ये। और वित्त पोषण किन्हें किया जाएगा? जैसे नवीकरणीय ऊर्जा है, स्वच्छ परिवहन है, ऊर्जा दक्षता है, प्रदूषण की रोकथाम है, जलवायु अनुकूलन है, तो उनके लिए इनको ऋण प्रदान किया जाता है, वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है? ये गलत हो गया ना, पहला तो गलत हो गया। अब कह रहा है सेकंड, इन बॉन्ड से प्राप्त आय को अनन्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, जब हमने अभी बात की केवल नवीकरणीय के लिए ही थोड़ी ना है, ये अभी जैसे बताया आप किसके लिए हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, स्वच्छ परिवहन के लिए, ऊर्जा दक्षता के लिए, प्रदूषण की रोकथाम के लिए, जलवायु अनुकूलन के लिए। ठीक, अभी ये थर्ड देखते हैं हम। थर्ड क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2024-25 में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के पहले निर्गमन की घोषणा की गई थी। अब इसकी जो केंद्रीय बजट की घोषणा की गई थी, कौन से में की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 22-23 में। ठीक है, 22-23 में, 2022 और 23 में की गई थी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 2024-25, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो ये भी गलत है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है? कई बार पूछा गया है। तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, सही बात है। अब ये कह रहा है ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का ऊपरी हिस्सा है, ये भी ठीक है। अब ये कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है, ये भी ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है? बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान सागर में स्थित है, तो ये भी आपका सही है। ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा? डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? लक्षद्वीप के संदर्भ में। अब एक तरफ होता है लक्षद्वीप
पश्चिम में क्या होता है, लक्षद्वीप होता है, और इधर क्या होता है, पूरब में होता है अंडमान निकोबार। तो इन दोनों के बीच में ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये कह रहा है सही नहीं है बताना है। सही नहीं है और सही है, इन दोनों पर ध्यान देना है ज़्यादा। कह रहा है समद्वीप समूह प्रबाल से निक्षेप से बना है, ये तो ठीक है। अब ये कह रहा है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती कन्नानौर द्वीप समूह में, द्वीप समूह का हिस्सा है, ये भी ठीक है। अब तो तीसरा है मालदीव और भारत में लक्षद्वीप के बीच समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है, ये भी ठीक है। अब ये सैडल पीक लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो सैडल पीक है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, लक्षद्वीप से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कहाँ है सैडल पीक? उत्तरी अंडमान की चोटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जैसे कि जलप्रपात दिए हैं एक तरफ और एक तरफ राज्य दिया है, ठीक। धुआंधार कहाँ है जलप्रपात? धुआंधार महाराष्ट्र दिए रखा है, तो धुआंधार कहाँ है? एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है, ना कि कहाँ महाराष्ट्र में। तो ये किस पे है? धुआंधार जो है नर्मदा नदी पर है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड में है, ये तो आपका सही है, लेकिन किस नदी पर स्थित है? तो ये है स्वर्णरेखा नदी पर, ये भी आपको पता होना चाहिए किस किस नदी पर है ये। अब बात करें चुलिया कहाँ है? चुलिया है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, लेकिन किस नदी पर है? सही है, चंबल नदी पर है, चंबल पर, ठीक। अभी कह रहे दूध सागर, दूध सागर कहाँ है? गोवा में है, ना कि राजस्थान में, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, गोवा या कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक भी है। अब दूध सागर जो जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? ये है मांडवी नदी पर, मांडवी नदी पर, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो यानी कि पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो केवल 2 राइट होंगे, ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी मैदान की कुछ नदियां वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं। बिल्कुल करती हैं, ऑप्शन सही है। सेकंड है अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियां अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती हैं। अमरकंटक से जो पहाड़ियों से निकलती हैं ये नदियां, तो वो किससे करेंगे? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप नहीं है, क्योंकि अरीय अपवाह प्रतिरूप है, अरीय अपवाह प्रतिरूप। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब नदियां पर्वत से निकल, मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, अब ये पर्वत से जब नदियां निकलेंगी और चारों दिशाओं में बहेंगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे? दिशाओं में प्रवाहित होंगे, तो इसी को कहेंगे हम अरीय प्रतिरूप, अरीय अपवाह प्रतिरूप। तो ऑप्शन होगा आपका केवल 1, ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी और मध्य भारत के निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। इनमें मृत्तिका या क्ले का प्रतिशत अधिक होता है, गीली होने पर फूल जाती हैं, लेकिन सूखने पर गहरी दरारें विकसित हो जाती हैं, जो इसे स्वेवातन में सहायता प्रदान करती हैं। इन मृदाओं को कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने की प्रचुरता होती है, लेकिन फास्फोरस की इसमें कमी होती है। मृदाएं कपास, दलहन और तिलहन खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। कौन सी मृदा सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? अब आपको यदि एक चीज़ भी पकड़ लो, जैसे कि कपास है, यदि हमने कपास पकड़ लिया, कपास किसके लिए? इसकी जैसे कपास से क्वेश्चन कई बार आता है, कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो वो कौन सी होती है? काली मृदा उपयुक्त होती है, ठीक है, काली मिट्टी। तो इसमें है काली मिट्टी ऑप्शन, रेगुर मृदा, काली मिट्टी को हम रेगुर मृदा भी कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, काली मृदा भी कहते हैं रेगुर मृदा को। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए यदि हम बात करें जलोढ़ मृदा के बारे में, जलोढ़ मृदा में जैसे कि नदी घाटियाँ और मैदानी भागों में पाई जाती हैं ये जलोढ़ मृदा, मुख्यतः बलुई और चिकनी होती हैं ये।
अब यदि बात करें लेटेराइट की, जैसे कि यहाँ पे उच्च वर्षा होती है और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ये पाई जाती हैं, जैसे कि केरल में पाई जाएंगी, कर्नाटक में पाई जाएंगी और असम में। इसमें जो है पोषक तत्वों की कमी होती है लेटेराइट में। पीठ में मृदा की बात करें तो इसमें ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं ना, दलदली या जलमग्न क्षेत्र, वहाँ पे पाई जाएंगी, जैसे केरल है, पश्चिम बंगाल है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैविक पदार्थों से समृद्ध होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट में विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में वर्णित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में तीव्रतम उछाल या वृद्धि के आधार पर निम्नलिखित देशों को अवरोही क्रम में लगाना है, व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब जैसे हम बताते हैं, अवरोही का मतलब होता है 5 4 3 2 1, उल्टा चलता है बड़े से लेके छोटे की तरफ को। यदि आरोही क्रम की बात करेंगे तो वो चलता है छोटे से लेके या 1 से लेके 5 की तरफ को, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। और 5 से लेके 1 की तरफ को चलेंगे, ये हो गया आपका अवरोही क्रम। तो ये अवरोही क्रम आरोही क्रम में कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि आयात निर्यात में हो जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इसमें पहले पे कौन आता है, पहले पे आता है आपका चीन, दूसरे पाएगा आपका अमेरिका, तीसरे पाएगा आपका ब्राज़ील और चौथे पाएगा भारत। तो क्या ऑप्शन होंगे इसके, 3 2 4 1, 3 2 4 1 है कोई से ऑप्शन में, ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, महासागरीय जल पर जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ एक समान दर से घटता है। ऐसा कभी सुना है? नहीं होता है ना, एक समान दर से नहीं घटेगा। ठीक, अभी कह रहा है गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन दर अक्षांश महासागरीय धाराओं मौसमी विभिन्नताओं जैसे कारकों के कारण भिन्न होती हैं। ये सही है आपका, तो पहला सही, पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सुर्खियों में रही ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस यानी कि एशिया किससे संबंधित है, बताइए किस लिए सुर्खियों में रही थी। ये रही थी स्वायत्त, पहला ऑप्शन स्वायत्त शासन प्रणालियों, सैन्य प्रणालियों में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने की दिशा में काम करने वाली एक देश का वैश्विक संघ नहीं। स्वायत्त वाहनों और रोबोटिक्स के लिए सुरक्षा और अंतर संचालनीय मानकों को निर्धारित करने पर एक केंद्रित और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये भी गलत है। और सी की बात करें हम, समुद्री ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टमों के सह विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी देशों के बीच साझेदारी, ये आपका ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ये अवसादी मृदा है जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के अवसादों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध में 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। ये पुरातन जलवायु और महाद्वीप के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। क्या कह रहा है, उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सर्वोत्तम का वर्णन करती हैं। तो इसमें क्या होगा, टिटलिस, ऑप्शन होगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूकंप के दौरान जिस स्थान पर ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। और सेकंड है, सुनामी तब आएगी जब भूकंप का अधिकेंद्र महासागरीय अधिस्थल पर होगा। और नीचे भी कह रहा है, नीचे कह रहा है सही नहीं है बताना है। तो जब भूकंप के दौरान जिस स्थान पर ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र कहते हैं, ना कि अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र कहेंगे, उद्गम केंद्र या अपकेंद्र भी कहते हैं, अपकेंद्र। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये आपका गलत हो जाएगा और
ये आपका सही है। तो मतलब इसमें गलत पूछा गया है तो हम लगाएंगे ए, केवल 1। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक, ठीक है। इसी को कवर करेंगे आगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो भी देखें, ठीक है, ताकि जो पीछे के टेस्ट हैं वो आपको उनसे भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला उन वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।